A very warm welcome to all the students, and today we are going to deal with the next part of our lesson Lost Spring. जैसे कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो राइटर होती है वो मुकेश के घर जाती है और मुकेश के घर जाने के बाद वो उन सारी हकीकत से रूबरू होती है जो कि गरीब लोग स्लम एरियाज़ में रह कर के जिसको एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड पार्ट की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो उसमें आपको हमने बताया था कि ये जो सेकंड पार्ट है ये मुकेश की कहानी के साथ में डील करता है कि मुकेश एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बैंगल मेकिंग के इंडस्ट्री में लगी हुई है और ये लोग फ़िरोज़ाबाद में रहते हैं। लेकिन मुकेश का जो सपना है वो बैंगल इंडस्ट्री में लगना नहीं है, वो लीक साइड के कुछ अलग करना चाहता है। इसलिए उसने अपने मन में सोचा हुआ है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब मुकेश की जो दादी है वो कहती है कि ये तो सब कर्मों का खेल है, क्योंकि उसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था, क्योंकि वो उन ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे। तो पॉलिश करते समय जो धूल होती थी उस धूल से उनकी आंखें इफ़ेक्ट हुई और इफ़ेक्ट होने के बाद में वो अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज ओवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो बात जोड़ती है कि क्या भगवान का दिया जो लाइनेज है उसको कभी तोड़ा जा सकता है। लाइनेज का मतलब होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली। वंशावली या वंश इसको हिंदी में कहा जाता है। तो कहती है कि भगवान ने जो वंश बना दिया है या जो एक व्यवस्था बना दी है क्या उसे तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। राइटर कहती हैं कि एक बैंगल मेकर जो हैं उस कास्ट में पैदा होने के बाद उन्होंने केवल और केवल अपने आसपास केवल बैंगल्स देखी हैं। अपने घरों में बैंगल्स, यार्ड के अंदर बैंगल, दूसरे घरों के यार्ड में बैंगल, गली में बैंगल, फिरोज़ाबाद में हर जगह बैंगल ही बैंगल वो लोग देखते आए हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, जो उनकी जो स्पाइरल है बैंगल्स की, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब राइटर कहती है कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर तरह की जो चूड़ियाँ हैं, जो एक रेनबो के अंदर जो कलर होते हैं, हर तरह की जो चूड़ियाँ हैं उनका यार्ड के अंदर एक गट्ठा का गट्ठा या पायल कहते हैं कि ढेर लगा रहता था, जिसको कि 4 पहियों की एक गाड़ी पर लाद दिया जाता था, जिसको एक यंग मैन उन छोटी छोटी जो गलियां थी उस शैंटी टाउन की उनमें खींचता था। शैंटी का मतलब होता है छोटा सा या साधारण। ये होता है कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं जिनकी जो बनावट होती है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है शहरों के अंदर, उनको शैंटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ शैंटी टाउन का मतलब है कि एक छोटे से जो शहर है फिरोज़ाबाद, उसकी जो नैरो लेन्स हैं, वो तंग जो गलियाँ हैं, उनमें वो यंग मैन उनको पुश करता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। अब वो कहता है कि उन अंधेरी झोपड़ियों में फ्लेम के आगे बैठ करके, जिनसे कि ऑयल लैम्प जो होता है ना उससे जो फ्लेम निकलता है, वहाँ बैठ करके उनके जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अपने माता पिता के साथ बैठकर चूड़ी का जो वो सर्कल होता है, कांच की जो वो सर्कल जो चूड़ियाँ होती हैं उनको जोड़ रहे होते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। राइटर कहती है कि उनकी आंखें प्रकाश के मुकाबले अंधकार के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टेड हो चुकी हैं।
राइटर इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि लगातार डार्क 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 एटमॉस्फेयर में काम करने के बाद में उनकी आंखें डार्क एटमॉस्फेयर की इतनी आदी हो जाती हैं कि उनको लाइट सूट नहीं करती। दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसीलिए जवान होने से पहले ही उनकी जो आई साइट है वो चली जाती है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वूमेन सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास। सविता जो कि एक यंग लड़की है सविता जो कि एक यंग लड़की है, एक पिंक रंग की ड्रेस में, एक मामूली सी पिंक रंग की ड्रेस में अपनी एक एल्डरली औरत के साथ, एक बड़ी उम्र की जो औरत है उसके साथ बैठी हुई है और वो जो ग्लास के जो पीसीज है उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। राइटर कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि जिस मैकेनिकल तरीके से, जिस प्रोफिशिएंसी के साथ में वो इन कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, क्या उसको इनकी पवित्रता का अंदाज़ा है। सैंक्टिटी मीन्स पायसनेस, पवित्रता। आपकी सुविधा के लिए मैं हर एक मीनिंग को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आप इनको नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडियन ट्रेडिशन है, उस इंडियन ट्रेडिशन में जो महिलाएं हैं शादी के बाद वो अपने हाथों में चूड़ियाँ डालती हैं। तो चूड़ी जो है वो इंडियन ट्रेडिशन में सुहाग का प्रतीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। राइटर कहती है कि एक दिन उसके सामने ये बात खुल जाएगी। डॉन ऑन का मतलब होता है जाहिर होना। एक दिन ये बात उस पर जाहिर हो जाएगी जब वो खुद, यानी कि उसकी जब शादी हो जाएगी। राइटर कहना चाहती है कि जब एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक पर्टिकुलर एज में आएगी और उसकी शादी हो जाएगी, तब जाकर के वो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझेगी। जब उसके सर पर एक घूंघट होगा, उसके हाथों में हिना मेहंदी रची होगी और वो जो चूड़ियाँ जिनको बना रही है वो उसके हाथों में सजेंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बराबर में बैठी थी, जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। वो कहते हैं कि उसकी आँखों में रोशनी नहीं है, लेकिन वो चूड़ियाँ अब भी उसके हाथों में जो उसने बनाई थी। इन पर्टिकुलर लाइंस में हम राइटर का जो कंसर्न है, ह्यूमन जो कंडीशन है, उसके लिए जो राइटर का कंसिड्रेशन है, जो एक चिंता है, वो देखी जा सकती है। राइटर इस पर्टिकुलर एक लाइन में ये कहना चाहती है कि जिन चूड़ियों को उसने बनाया था वो चूड़ियाँ आज भी हैं, लेकिन उन चूड़ियों को बनाने के लिए जो उसने कीमत चुकाई है वो एक ऐसी है कीमत कि जिसकी भरपाई की नहीं जा सकती। उसकी आँखों की रोशनी जा चुकी है और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो आँखें होती हैं, आँखों की रोशनी जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। आगे राइटर कहती है, एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, यानी कि वो जो बूढ़ी औरत है वो कहते हैं कि एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जिसमें कि उत्साह की कमी है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I've done is make a house for the family to live in. अब राइटर इन पर्टिकुलर लाइंस में ये दिखाती है, ये शो करती है, ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि ये जो लोग हैं कितने ज़्यादा गरीब हालत में रह रहे हैं, क्योंकि ये रात दिन इतना रिस्क उठा करके काम करते हैं कि अपने आंखों तक की रोशनी ये लोग खो देते हैं, लेकिन इनको इतना भी नहीं मिल पाता है कि एक टाइम का भरपेट खाना खा सकें। और उसका जो हस्बैंड है, जो अपनी उड़ती हुई दाढ़ी को संभाल कर कहता है
कि मैं बैंगल बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो किया है बस वो ये है, मैंने फैमिली के लिए रहने के लिए एक घर बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। देखिए, ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो राइटर कहती है कि उसकी बात सुन कर के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो इस बात में प्राउड फील करता है कि उसने कुछ ऐसा अचीव कर दिया था कि जिसको अचीव करने में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। निदा फाजली जो कि एक मशहूर शायर हैं, उनकी 2 लाइनें मैं यहाँ आपको सुनाता हूँ। बड़ी अच्छी लाइनें हैं, घर से रिलेटेड उन्होंने लाइनें लिखी हैं। वो कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम लोग तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। तो घर की इम्पोर्टेंस क्या है, अपने सर के ऊपर छत का होना कितना ज़रूरी है, इस एक लाइन से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangles not even enough to eat rings in every home। कहते हैं कि बैंगल मेकिंग का जो बिज़नेस है उसमें इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि वो भरपेट खाना खा सके। और ये सब चीज़ें हर एक घर की कहानी है। जिस घर के अंदर आप जाएंगे हर घर की ये एक कंप्लेन आपको हमेशा सुनाई देगी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो जवान हैं, जो जवान लड़के हैं, वो भी सेम उसी टोन में बात करते हैं, उसी चीज़ का रोना रोते हैं, उसी चीज़ का दुखड़ा रोते हैं जिसका दुखड़ा उनके जो बड़े हैं वो लोग रोया करते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम। समय के साथ बहुत कम ना के बराबर परिवर्तन हुआ है ऐसा लगता है इन फिरोज़ाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। बरसों का जो मेहनत है, माइंड नमिंग, दिस पर्टिकुलर phrase means in the state in which your mind does not do anything। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, यानी कि एक ऐसी मेहनत जिसके अंदर आपका दिमाग भी सुन्न हो जाता है, जिसने कि बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मार दिया और उस एबिलिटी को मार दिया जो कि सपने देखने के काम आती है। अब राइटर कहती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। अपने आप को सहकारी क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। राइटर ने कहा कि तुम अपने आप को सहकारी क्यों नहीं बना लेते। अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं, जैसे बहुत जगह हुआ है। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे आप अमूल को ले सकते हैं। अमूल की जब शुरुआत हुई थी गुजरात के आनंद में, तो वहाँ जो डेयरी कॉरपोरेशन के जो हेड थे डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, वहाँ जो गांव थे आनंद के, उन्होंने वहाँ के जो लोग थे वहाँ के लोगों को जोड़ा और उनको कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट किया। और आज आप देख सकते हैं कि आनंद का जो हर एक गांव है, उस गांव में लोग बहुत खुशहाली के साथ में जी रहे हैं। उनके पास इतनी इनकम है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। उनके पास बहुत समय के साथ साथ में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। और आप देखते हैं कि आज जो अमूल है वो अपने आप को कितना बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश कर चुका है। तो राइटर ने इसी पर्पस से एक जो यंग मैन थे, जवान जो लड़के थे, जवान जो मर्द थे, उनके ग्रुप से ये वाली बात कही ताकि वो इस विशियस सर्कल, जो एक षड्यंत्रकारी, जो एक कुचक्र है उन मिडिल मैन का, बिचौली होगा, जो उनके फादर को और उनके फोर फादर्स को, उनके पूर्वजों को ट्रैप कर चुका था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस who will be holed up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। कहते हैं कि अगर हम अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज कर भी लें तो पुलिस हमको पकड़ेगी, पीटेगी और जेल में डाल देगी,
ये कहकर कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि इलीगल है। इन पर्टिकुलर लाइंस में आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था के अंदर कितना ज़्यादा करप्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक अधिकारी या हर एक व्यक्ति जो पुलिस के अंदर या किसी गवर्नमेंट सर्विस में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति करप्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस हद तक करप्ट हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की। द फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके जो पिता हैं वो इतने थके हुए हैं कि जितने वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। उनकी जो बातें हैं वो एंडलेसली घूमती रहती हैं, कहाँ से कहाँ, गरीबी से, अपैथी से, और फिर ग्रीड से, और फिर इनजस्टिस में उनकी बातें घूमती रहती हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनकी बातों को सुन कर के मुझे दो जो दुनियाएं हैं वो दिखती हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। एक तो वो फैमिली है कि जो कि इस गरीबी के जाल में फंस कर के उस बर्डन को झेल रही है, उस स्टिग्मा को झेल रही है। स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा, जो कि माने कि कलंक जिसको आप कहते हैं, कि कास्ट का जो कलंक है जिसके अंदर वो बोर्न हुए हैं, जिसके अंदर पैदा हुए हैं, वो उसको ढोए जा रहे हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। अब देखिए, एक इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर हैं वो काफ़ी सारे लोगों को तरफ इंडिकेट करती हैं। एक तो उन्होंने बताया कि एक दुनिया तो वो है जिसके अंदर गरीब लोग कास्ट का जो कलंक है उसको भी झेल रहे हैं, और दूसरा वो है जिसके अंदर जो षड्यंत्रकारी लोगों का जो गिरोह है, जिसमें कि वो बिचौलिए आते हैं, वो साहूकार आते हैं, वो पुलिस वाले आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट आते हैं, या वो पॉलिटिशियंस आते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर के उन बच्चों के ऊपर एक ऐसा जो बैगेज है, जो बोझ है, वो लाद दिया है जिसको वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक कि वो इस चीज़ से अवेयर होता है तब तक वो इस चीज़ को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे उनके फादर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप ये समझ सकते हैं कि इट इज़ द हैबिचुअल, इट इज़ द हैबिट, they have become habitual, or it has become their habit to carry forward that anathema, that stigma which their forefathers have been witnessing or have witnessed। कि जो हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था है, उस समाज की व्यवस्था में किस तरीके से हमने उनको एक हैबिचुअल बना दिया है। जब तक कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये सब चीज़ क्या है, वो इसको एक नेचुरल चीज़ मान करके एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस विशियस सर्कल के चक्कर में फंस जाते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कि लीक से हटकर अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसको हिम्मत करना माना जाएगा या जुर्रत करना माना जाएगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और हिम्मत करना, डेयरिंग करना वो उसके शायद बस की बात नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। जब इस तरह की जो एक उम्मीद की किरण है, इस तरह की जो स्पार्क है जब मुझे मुकेश के अंदर दिखती है तो मुझे खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, he repeats। वो दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। एक गैराज में जाएगा, सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज का जो रास्ता है उसके घर से बहुत लंबा है। I'll walk, he insist। वो इस बात पर जोर डालता है, मैं
चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या प्लेन को उड़ाने का सपना भी देखते हो? ही सडनली साइलेंट, अचानक से वो चुप हो गया। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। उसकी मरमर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक एम्बेरसमेंट की एक फीलिंग है जो कि अब तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो संतुष्ट है कारों के बारे में सपना देख करके। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि देखता है कि उसके टाउन की जो स्ट्रीट्स हैं उन पर कारें दौड़ रही हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, बहुत कम ऐसे एरोप्लेन्स हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ completed. नाउ वी विल वर्क विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लास्ट लाइन जो राइटर एंड करती है कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, इसको मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब ये है, कार एक छोटी सी चीज़ है और एरोप्लेन एक उससे बड़ी चीज़ है। यानी कि उसका जो सपना है मुकेश का, वो एक छोटा सा सपना है कि बेंगल मेकिंग की जो दुनिया है जिसमें बहुत सारे हैज़ार्ड्स हैं, बहुत सारे रिस्क हैं, इन सब से निकल करके वो अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम देना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव हिज लाइफ अ न्यू डायमेंशन, ही वॉन्ट्स टू गिव हिज लाइफ अ न्यू टर्न। लेकिन उसके सपनों की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। राइटर उससे एरोप्लेन के बारे में इसलिए पूछती है, हियर इन दिस लाइन एरोप्लेन सिम्बलाइजेज द बिग ड्रीम्स, कार सिम्बलाइजेज अ स्मॉल ड्रीम। एक छोटा सा उसका ड्रीम है कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। इट्स नॉट अ बिग डील, कार मैकेनिक बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप एक तरह से देख सकते हैं। लेकिन मुकेश जैसे जो लोग हैं जो उस परपेचुअल पोइट्री में लगातार जिनकी ज़िंदगी गुजर रही है, उन लोगों के लिए ये जो छोटी सी चीज़ है या जो हम लोगों को छोटी चीज़ दिखाई देती है, वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए राइटर कहती है कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि ऐसे जो बड़े बड़े सपने हैं वो बहुत कम ऐसे बड़े बड़े सपने हैं जो ऐसे छोटे छोटे टाउन में रहने वाले जो लोग हैं वो देख पाते हैं। सो on the screen on the right side you can see that there are 3 questions. The first question is, what makes the city of Firozabad famous? फिरोज़ाबाद क्यों फेमस है? ऑब्वियसली बेंगल मेकिंग के लिए। मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के रिस्क क्या है? पहला रिस्क है कि हेल्थ रिस्क है कि आपकी आंखें वो बेकार हो जाती हैं, और दूसरा ये है कि आप इकोनॉमिकली उतना कमा नहीं पाते हैं जितना आपकी नीड है, और तीसरा उसके अंदर रिस्क ये है कि वहाँ पर आपका शोषण करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। अगर आपके पास में हेल्प बुक है तो उसमें से बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। मैं इसको टिक किए देता हूँ और ये आपको याद रहेगा। मैं इसको टिक किए देता हूँ, ये आपको याद रहेगा। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अपने ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसका जो सिचुएशन है, यानी कि उसकी जो एटीट्यूड है अपनी सिचुएशन को लेकर के, उसका अपनी फैमिली से किस तरह से डिफरेंट ओपिनियन है। जैसा कि हमें पता है कि राइटर ने चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर ये बताया है कि वहाँ जो लोग हैं, खासकर जो मुकेश की फैमिली के लोग हैं, वो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री को ही अपना रोज़गार, परमानेंट रोज़गार मान चुके हैं। उनकी जो जनरेशन्स हैं, उनके दादा परदादा, उनके बाप भाई, सभी लोग बचपन से धीमे धीमे इस चीज़ में, इस इंडस्ट्री में
आकर के काम करने के आदी हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो बेंगल मेकिंग के अलावा दूसरी कोई स्किल सीख नहीं पाते हैं। लेकिन मुकेश का एटीट्यूड उसके लिए डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसलिए है कि जहाँ उनके एल्डर्स इस बात पर फोकस करते हैं, जैसे आपने ऊपर चैप्टर के अंदर ये देखा है कि जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, वो कहती है कि इट इज़ हिज कर्मा, ये तो उसके कर्म है, उसकी डेस्टिनी है कि वो ऐसी कास्ट के अंदर पैदा हुआ। तो ये जो परपेचुअल पॉवर्टी है, ये जो एक शोषण की जो एक स्पाइरल जो चीज़ चली आ रही है, ये लोग कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उनके जो बड़े हैं, ये इसको अपना कर्म, अपनी डेस्टिनी, या फिर भगवान की बनाई हुई व्यवस्था, जो भी आप कहना चाहें, वो उसको मान करके उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मुकेश का एटीट्यूड इन सब से डिफरेंट है। वो अपने आप को बेंगल मेकिंग के बिज़नेस में नहीं डालना चाहता, क्योंकि उसके जो हैज़ार्ड्स हैं वो साफ साफ देख सकता है। इसलिए वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ताकि अपनी स्थिति में थोड़ा सा सुधार कर सके। तो उसके एटीट्यूड में एक रेबेलियस नेचर है, वो डेयर करना चाहता है, उसके अंदर एक हिम्मत है कि वो लीक से हटकर काम कर सके। जो चीज़ उसके बड़ों ने एक्सेप्ट कर ली बहुत इजी, नेचुरल मान के, या गॉड का उसको व्यवस्था मान के, मुकेश उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ही इज़ रेबेलियस इन नेचर। वो इस व्यवस्था से, ये जो चीज़ वो देख रहा है, ये व्यवस्था जिसको वो देख रहा है, इस व्यवस्था से ऊपर उठना चाहता है। सो इन दिस वे हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। Next is, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? क्या कारण हो सकते हैं कि लोग गांव से निकलकर शहर में जाते हैं? पहली तो चीज़ ये है कि शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती है, अच्छी एजुकेशन उनको मिल जाती है, और जो शहरों की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आरामदायक हो जाती है। गांव से इसलिए निकलते हैं कि गांव में कमाई के उतने साधन नहीं होते हैं, इतनी अच्छी इनकम होती नहीं है, और वहाँ का जो रहन सहन है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है, थोड़ा परंपरावादी होता है, थोड़ी फ्रीडम उनके पास नहीं होती जो कि शहरी लोगों के पास में होती है। और दूसरा, गांव में शायद उतनी अच्छी एजुकेशन मिल नहीं पाती है, उतने अच्छे स्कूल गांव के अंदर मिलते नहीं है जितने शहरों के अंदर आमतौर पर पाए जाते हैं। सो दीज आर सम रीजन्स वाई पीपल यूज टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़। Next question is, would you agree that promises made to poor children are rarely kept? What do you think this happens in the incidents narrated in the text? This question is also very important. ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, कई तरीके से इसको पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। ये पूछता है कि क्या आपको लगता है कि गरीब लोगों से या गरीब बच्चों से जो प्रोमिस किए जाते हैं उनको यदा कदा बहुत दुर्लभ तरीके से उनको निभाया जाता है? तो वो कहता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। वो कहता है, वो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंसिडेंट टेक्स्ट के अंदर नरेट किया गया है उसमें ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सरकार गरीबों के लिए योजना तो बहुत बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, जो हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अब भी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव आवर राइट्स, बट देर आर सो मैनी ऑब्स्टेकल्स टू अचीव दैट फीट। बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार योजना निकालती है, वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस या और भी बहुत तरह के लोग जिनका जिक्र ऊपर राइटर ने टेक्स्ट में किया है, तो ये लोग बहुत हद तक इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल या ज़िम्मेदार आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से जो गरीब है वो आज भी गरीब है। तो हम राइटर की बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि गरीबों से जो वादे किए जाते हैं बहुत रेयरली उनको निभाया जाता है। नेक्स्ट इज़, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पोवर्टी। वो कहते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं जो उनको कंस्पायर करती हैं, जो उनको इस चीज़ के लिए मजबूर करती हैं कि वो
बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं फिरोजाबाद के, गरीबी में ही। तो जैसा हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा, बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है कि उनके पास बेंगल मेकिंग के अलावा कोई दूसरी स्किल वो जानते नहीं हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के समय में इंसान के पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ असेंशियल टू हैव स्किल्स, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, or if you are going in a factory, in a multinational company or somewhere else, obviously it is requisite, you must have some sort of skill to adjust or to uh, fix yourself in that company or in that place. अगर आपके पास कोई स्किल नहीं होगी तो आपको अपने यहाँ कोई काम नहीं देगा। तो ये जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, इनके पास बेंगल मेकिंग के अलावा दूसरी कोई स्किल है नहीं। तो अगर ये रोज़गार बदलना भी चाहें, अपनी आजीविका का साधन अगर बदलना भी चाहें, तो शायद ये इनके लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, इतना इजी इनके लिए नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो ये होगा कि इनके पास स्किल्स की कमी है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये लोग अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे बिचौलियों के बीच में फंस जाते हैं, साहूकारों के बीच में फंस जाते हैं, जो इनको उधार देते हैं, इंटरेस्ट पे इनको पैसे उधार देते हैं, और फिर बाद में इनसे वो दुगने या तिगने इंटरेस्ट के साथ में वसूलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग, गरीब लोग, कर्जदार भी होते हैं। तो वो एक कर्जा भी एक कारण है कि जिससे कि वो इस पॉवर्टी में, इस छोटे से काम में, छोटी सी इनकम के साथ में लगे रहते हैं। और जो तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से लोग लगे रहते हैं, तीसरी चीज़ है कि जो पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल लोग नहीं चाहते कि ये लोग अपनी स्थिति में सुधार करें, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें वो ऐसी करते रहते हैं कि जिसकी वजह से इन लोगों का जो जीवन है वो बस ऐसे ही कटता रहे। सो ये क्वेश्चन थे जो हमने टेक्स्ट के अंदर डिस्कस किए। तो ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, लेट मी नो, यू कैन कमेंट बिलो इन द below the video. You can comment, you can give your comments and I will reply those comments. And if there is any suggestion, so feel free to give any suggestion. This is all for now, and we will meet you soon in our next chapter with new video. Thank you very much.